नमस्कार। आज हम 13 नवंबर 2025 के कुछ बेहद ज़रूरी स्रोतों पर एक कह सकते हैं गहरी नज़र डालेंगे। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी, सीजीपीएससी और एमपीपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले साथियों के लिए है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से परीक्षा के लिहाज से जो सबसे ज़रूरी जानकारी है, जो विश्लेषण है, उसे निकालना, वो भी एकदम साफ और दिलचस्प अंदाज में। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था पर, फिर साइंस और टेक का इंटरनेशनल रिलेशन से क्या लेना देना है उस पर, सामाजिक और गवर्नेंस के मुद्दे भी देखेंगे, पड़ोस में भारत भूटान रिश्तों पर बात होगी, और हाँ, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले इकोनॉमी की बात। एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा आया है। अक्टूबर में रिटेल इन्फ्लेशन मतलब खुदरा महंगाई दर गिरकर रिकॉर्ड 0.25% पर आ गई। ये तो मतलब यकीन करना मुश्किल है, इतना कम। अखबार के एक्सप्लेन सेक्शन में इसके पीछे क्या वजहें बताई गई हैं। ये नंबर तो अच्छा लग रहा है, पर क्या ये वाकई इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है? हाँ, 0.25% तो वाकई एक हिस्टोरिक लो है। सोर्स इसके पीछे ना 3 मेन वजह बता रहा है। पहला तो है पिछले साल का फेवरेबल बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट? हाँ, मतलब आसान भाषा में कहें तो अगर पिछले साल अक्टूबर में दाम पहले से ही थोड़े ऊंचे थे ना, तो इस साल अगर दाम बढ़े भी तो परसेंटेज में वो बढ़ोतरी कम दिखेगी। ये आंकड़ों का एक खेल है, कह सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और दूसरी वजह? दूसरी बड़ी वजह है खाने पीने की चीजों के दामों में तेज गिरावट। फूड इन्फ्लेशन काफी कम हुआ है, और हम जानते हैं कि रिटेल महंगाई बास्केट में खाने की चीजों का वजन काफी ज्यादा होता है ना, तो उसका असर बड़ा दिखता है। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, हाल में कुछ चीजों पर जो जीएसटी रेट कम किए गए थे ना, हाँ। उसका असर भी इसमें शामिल है। तो इन तीनों ने मिलकर रेट को इतना नीचे ला दिया है। लेकिन हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है इसमें। सोर्स ये इशारा कर रहा है कि इतनी कम महंगाई दर असल में आरबीआई पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बना सकती है, बढ़ाने का नहीं। ओह, ये तो उल्टा लग रहा है। कम महंगाई से तो रेट कट का चांस बनता है। हाँ, क्योंकि अक्सर बहुत कम महंगाई को ना इकोनॉमी में थोड़ी सुस्ती का संकेत भी माना जाता है। तो ग्रोथ को पुश देने के लिए आरबीआई शायद रेट कट पर सोचे। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि कम महंगाई मतलब रेपो रेट बढ़ेगा, तो सोर्स के हिसाब से ये सही नहीं लगता। ये तो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक तरह की दुविधा होगी। तो जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इसमें क्या टेक अवे है? उन्हें क्या समझना चाहिए इससे? बिल्कुल, ये एक क्लासिक पॉलिसी डिलेमा है। एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो इन्फ्लेशन को कौन कौन से फैक्टर्स असर डालते हैं। सप्लाई साइड, डिमांड साइड, सरकारी पॉलिसी जैसे जीएसटी और तकनीकी चीजें जैसे बेस इफेक्ट, ये सब समझना जरूरी है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। सही। दूसरा, बेस इफेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझना ताकि आंकड़ों को सही से इंटरप्रेट कर सकें। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, ये समझना कि इन्फ्लेशन के आंकड़े आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, खासकर रेपो रेट को कैसे गाइड कर सकते हैं। इस केस में कम इन्फ्लेशन रेट कट की संभावना बढ़ा रहा है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिले। ये इकोनॉमी के कोर कॉन्सेप्ट्स और करंट पॉलिसी डिबेट्स को जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक डेटा की कितनी लेयर्स होती हैं। चलिए अब इकोनॉमी से आगे बढ़ते हैं, दुनिया के मंच पर चलते हैं, जहां साइंस, टेक और इंटरनेशनल रिश्ते उलझे हुए हैं। बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs की। ये आजकल बड़ी सुर्खियों में है, खासकर ग्रीन एनर्जी और हाईटेक गैजेट्स के लिए इनकी जरूरत को देखते हुए। एक आर्टिकल है टोक्यो ट्यूटोरियल काउंटरिंग चाइनाज रेयर अर्थ्स चोक। इसमें बताया है कि जापान कैसे REEs के लिए चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस आर्टिकल के हिसाब से जापान की स्ट्रैटेजी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? हाँ, रीस तो आज के दौर का जैसे स्ट्रेटेजिक खजाना है, और इनकी सप्लाई चेन पर कुछ ही देशों का कंट्रोल है, खासकर चीन का। तो लेख के मुताबिक जापान की स्ट्रैटेजी ना उसके 3 पिलर्स हैं। पहला है रीस का इस्तेमाल कम करने के तरीके खोजना, मतलब जहां हो सके कम यूज करो या कोई और चीज यूज करो। दूसरा पिलर, जो सोर्स के स्टेटमेंट 2 में भी है, वो है रिसाइकलिंग और रीयूज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी बनाना। ऐसा मतलब पुराने सामान से निकालना? हाँ बिल्कुल, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से इन कीमती मेटल्स को निकालकर फिर से इस्तेमाल करना। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, इंपोर्ट के सोर्स को डाइवर्सिफाई करना, मतलब सिर्फ चीन पर डिपेंड न रहकर ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम जैसे दूसरे देशों में माइनिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना, सप्लाई के नए रास्ते बनाना। ये स्टेटमेंट 1 में था।
जापान एक्टिवली चीन के बाहर एक ऑल्टरनेटिव रीसप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये डाइवर्सिफिकेशन और रिसाइकलिंग तो समझ में आता है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मतलब हर जगह आरईज की जगह कोई आम मटेरियल इस्तेमाल कर लें? क्या ये भी जापान की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स इस बारे में एकदम क्लियर है। वो जो स्टेटमेंट 3 था ना कि आरईज को पूरी तरह नॉर्मल मटेरियल से बदला जा रहा है, सोर्स इसको सही नहीं मानता। वो न तो हासिल हुआ है, न ही प्रैक्टिकल लगता है अभी। सच तो ये है कि आरईज में कुछ ऐसे यूनिक गुण होते हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वगैरह, जो उन्हें कई हाईटेक चीज़ों जैसे ईवी मोटर्स या विंड टर्बाइन के लिए फिलहाल ज़रूरी बनाते हैं। हाँ, उनके बिना काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो पूरी तरह रिप्लेसमेंट अभी बहुत मुश्किल है। जापान का फोकस है खपत कम करना, रिसाइकिल करना और सोर्स डाइवर्सिफाई करना, न कि पूरी तरह बदलना। समझ गया। तो एस्पिरेंट्स के लिए इस जानकारी में क्या खास है? ये प्रीलिम्स या मेंस में कैसे पूछा जा सकता है? इसके कई एंगल्स हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला, ये आरईज का जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस दिखाता है। कैसे किसी एक देश पर ज्यादा निर्भरता नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए खतरा बन सकती है। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये सप्लाई चेन सिक्योरिटी का मुद्दा उठाता है, खासकर क्रिटिकल मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में। तीसरा, ये दिखाता है कि दुनिया भर में देश कैसे स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश कर रहे हैं। और चौथा, ये भारत जापान जैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अहमियत भी बताता है, क्योंकि दोनों ही देश चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं। ये ग्लोबल सप्लाई चेन में जो बदलाव आ रहे हैं ना, उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे टेक, इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स सब आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अब दुनिया के मन से हटकर देश के अंदर एक अहम सामाजिक और राजनीतिक बदलाव पर नजर डालते हैं। बिहार के जो हाल में चुनाव हुए, उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड सामने आया है। एक लेख का टाइटल है, बिहार महिला रिकॉर्ड तोड़, पुरुषों से 8.8% अंक अधिक मतदान। ये तो कमाल है। इसके हिसाब से महिला वोटरों की भागीदारी में जबरदस्त उछाल आया है। सोर्स के आंकड़ों और कॉन्टेक्स्ट से क्या मेन बातें निकलती हैं? ये वाकई एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। सोर्स से कुछ खास बातें पता चलती हैं। पहली, इस बात की काफी संभावना है कि हाल के बिहार चुनावों में वोट डालने वाली महिलाओं की कुल संख्या पुरुषों से ज्यादा रही हो। अगर ऐसा हुआ है तो ये राज्य के चुनावी इतिहास में पहली बार होगा। सोर्स का स्टेटमेंट 1 इसी पॉसिबिलिटी को सही मानता है। अच्छा, पहली बार? हाँ, ऐसा लगता है। दूसरी बात, लेख ये भी बताता है कि पिछले 5 विधानसभा चुनावों से लगातार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा रहा है। और ये ट्रेंड खासकर 2005 में नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद मजबूत हुआ है। लेख इसका क्रेडिट काफी हद तक उनकी सरकार की जो महिला केंद्रित वेलफेयर स्कीम्स थी उनको देता है। जैसे वो साइकिल योजना वगैरह? हाँ, बिल्कुल। साइकिल योजना, पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण, इन सब का असर माना जा रहा है। इससे स्टेटमेंट 3 भी सही लगता है कि इन योजनाओं ने रोल प्ले किया। लेकिन एक स्टेटमेंट ये भी था कि पिछले 10 साल में महिला और पुरुष वोटिंग परसेंटेज का जो गैप है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या सोर्स ये कहता है? यहीं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि अंतर लगातार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ये सच है कि अंतर बड़ा है और इस बार 8.8 परसेंट पॉइंट्स का रिकॉर्ड गैप है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल। लेकिन सोर्स ये नहीं कहता कि हर साल साल दर साल ये गैप लगातार बढ़ा ही है। उसका डिटेल्ड डेटा नहीं दिया गया है। सोर्स का फोकस इस चुनाव के रिकॉर्ड गैप पर है, इसलिए लगातार बढ़ने वाले दावे को सोर्स पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड ऊपर जाने का ही है। अच्छा, समझ गया। तो ये जो चुनावी ट्रेंड है, ये एस्पिरेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये गवर्नेंस या सोशल जस्टिस के किस पहलू को दिखाता है? ये कई इंपॉर्टेंट थीम्स को टच करता है। पहला तो ये महिलाओं की बढ़ती पॉलिटिकल अवेयरनेस और डेमोक्रेसी में उनकी एक्टिव भागीदारी दिखाता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन। दूसरा, ये वेलफेयर स्कीम्स का वोटिंग बिहेवियर पर क्या असर होता है, उसकी एक केस स्टडी जैसा है। क्या सरकारी नीतियां वाकई वोटिंग पैटर्न बदल सकती हैं? ये गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस जांचने का भी एक तरीका है। सही बात है। जस्टिस, गवर्नेंस और इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये दिखाता है कि कैसे डेमोग्राफी और सरकारी पहलें मिलकर चुनावी नतीजों को शेप दे सकती हैं। सचमुच ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक बदलाव की कहानी कह रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में अब अपने पड़ोस की ओर चलते हैं, जहां रिश्ते अक्सर थोड़े नाजुक होते हैं।
बात करते हैं भारत भूटान संबंधों की। दिल्ली थिम्पू चिल नाम का एक एडिटोरियल और कुछ न्यूज रिपोर्ट्स हाल की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ इशारा कर रही हैं। इन सोर्सेज के आधार पर भारत भूटान रिश्तों के बारे में क्या मेन बातें सामने आ रही हैं? हाँ, हाल के दिनों में इन रिश्तों में कुछ नई लेयर्स जुड़ी हैं। सोर्सेस का एनालिसिस 3 मेन बातें बताता है। पहली, गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट के बारे में। ये भूटान का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का प्लान है जो कार्बन नेगेटिव हो, पीस और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करे। पेज 8 की न्यूज़ रिपोर्ट कंफर्म करती है कि ये प्रोजेक्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के साथ अलाइन करता है, क्योंकि ये रीजनल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देगा। तो स्टेटमेंट 1 सही है। अच्छा, ये एक्ट ईस्ट से जुड़ता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट था कि भारत ने भूटान के 5 ईयर प्लान्स के लिए फाइनेंशियल मदद रोक दी है। ये बात बिल्कुल गलत है। सोर्स पेज 8 की रिपोर्ट साफ कहता है कि भारत ने भूटान के 13th 5 ईयर प्लान के लिए अपना सपोर्ट कंफर्म किया है। भारत हमेशा से भूटान का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर रहा है और ये जारी है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है। ओके, तो मदद जारी है। हाँ, तीसरा और सबसे सेंसिटिव पॉइंट भारत की चिंताओं से जुड़ा है। पेज 14 का एडिटोरियल दिल्ली थिम्पू चिल इसी पर है। भारत की मेन चिंता भूटान और चीन के बीच जो बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं और एक पॉसिबल अग्रीमेंट को लेकर है। डर ये है कि इस अग्रीमेंट में, खासकर डोकलम ट्राई जंक्शन के पास वाले एरिया में, भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट का ध्यान शायद ना रखा जाए। डोकलाम, हाँ, वो तो बहुत सेंसिटिव एरिया है। बिल्कुल, 2017 में जहां स्टैंड ऑफ हुआ था, ये भारत, भूटान, चीन की सीमाओं का मीटिंग पॉइंट है। भारत वहां स्टेटस को बनाए रखना चाहता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 सही है। डोकलाम का मुद्दा बार बार आता है। ये दिखाता है कि बॉर्डर एरिया कितने नाजुक होते हैं। परीक्षा के लिहाज से इस पूरे मामले के क्या मायने हैं? ये टॉपिक कई तरह से अहम है। पहला, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और चैलेंजेस को दिखाता है। दूसरा, ये भूटान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जो भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट जैसा है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स, खासकर डोकलाम जैसे ट्राई जंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज और उनके बायलैटरल और रीजनल असर को समझने में मदद करता है। चौथा, ये दिखाता है कि भारत के लिए अपने छोटे पड़ोसियों के साथ रिश्तों में बैलेंस बनाना कितना ज़रूरी और चैलेंजिंग है, खासकर जब चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा हो। ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है। निश्चित रूप से ये एक मल्टी लेयर्ड और डेलिकेट डिप्लोमैटिक इशू है। चलिए अब जियोपॉलिटिक्स से हटकर एक ऐसी चुनौती की बात करते हैं जो कोई सरहद नहीं मानती, पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट पर एक अहम रिपोर्ट आई है। टाइटल है, पिछले 30 वर्षों में जलवायु आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत 9वें स्थान पर। रिपोर्ट पेज 9। ये रिपोर्ट भारत की क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी पर गंभीर सवाल उठाती है। इस रिपोर्ट के मेन फाइंडिंग्स क्या हैं? इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें सामने आती हैं और एक शायद कॉमन परसेप्शन के थोड़ा उलट भी। पहली बात रैंकिंग की है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 30 सालों के ओवरऑल इम्पैक्ट के बेस पर भारत 9वें नंबर पर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछली रिपोर्ट जो 2023 में आई थी, भारत 8वें पर था। इसका मतलब है कि इस ओवरऑल रैंकिंग में भारत की पोजीशन असल में सुधरी है। वो एक पायदान नीचे आया है, कम प्रभावित देशों की तरफ। ओ, सुधरी है, मतलब पहले से बेहतर। हाँ, ओवरऑल लॉन्ग टर्म रैंकिंग में जी। इसी तरह सिर्फ पिछले साल 2023 की आपदाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भी भारत की रैंक 10वें से सुधरकर 15 हो गई है। तो सोर्स का स्टेटमेंट 1 जो कहता है कि भारत रैंकिंग में ऊपर गया है, यानी हालत बिगड़ी है, वो टेक्निकली सही नहीं है। अच्छा, ये तो क्लियर हुआ। दूसरी फाइंडिंग है क्लाइमेट रिलेटेड डेथ्स के कारणों पर। रिपोर्ट साफ तौर पर भारत में ज्यादातर क्लाइमेट रिलेटेड मौतों का कारण साइक्लोन्स, फ्लड्स और खासकर हीट वेव्स जैसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को मानती है। ये स्टेटमेंट 2 से मैच करता है और बिल्कुल सही है। हम देख भी रहे हैं कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। हाँ, हीट वेव्स तो बहुत बढ़ गई हैं। बिल्कुल। तीसरी फाइंडिंग है इकोनॉमिक लॉस की, और ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों में भारत को करीब 430 बड़ी एक्सट्रीम वेदर घटनाओं का सामना करना पड़ा।
जिनसे अंदाजन 170 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी भरकम इकोनॉमिक नुकसान हुआ है। ये भारत के डेवलपमेंट पर क्लाइमेट चेंज के सीधे इकोनॉमिक असर को दिखाता है। ये स्टेटमेंट 3 से मैच करता है और सही है। ठीक है, तो रैंकिंग सुधरने के बावजूद मौतें और खासकर 170 बिलियन डॉलर का नुकसान, ये आंकड़े तो बहुत सीरियस हैं। एस्पिरेंट्स के लिए इस जानकारी का क्या महत्व है? इससे उन्हें क्या समझना चाहिए? ये जानकारी कई वजहों से एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला, ये भारत पर क्लाइमेट चेंज के असली और गंभीर असर को ठोस आंकड़ों के साथ सामने रखती है। दूसरा, ये देश के सामने डिजास्टर मैनेजमेंट की चुनौतियों को उजागर करती है। हमें और बेहतर तैयारी की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। तीसरा, ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की अहमियत बताती है। मतलब ये समझना कि कौन से इलाके और समुदाय सबसे ज्यादा रिस्क में है, ताकि टारगेटेड एक्शन लिए जा सके। चौथा, ये क्लाइमेट चेंज के भारी भरकम इकोनॉमिक नतीजों को साफ करती है, जिसका सीधा असर देश के डेवलपमेंट प्लान्स, बजट और फिस्कल सिचुएशन पर पड़ता है। ये एनवायरनमेंट GS3, ज्योग्राफी GS1, इकोनॉमी GS3 और डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 कई सब्जेक्ट्स के लिए सीधे सीधे रेलेवेंट है। तो आज हमने इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स और उसके पीछे के कारण देखे। रीस की ग्लोबल पॉलिटिक्स और जापान का काउंटर मूव, बिहार में महिला वोटरों की बढ़ती ताकत और उसकी वजहें, भारत भूटान रिश्तों की नज़ाकतें और चिंताएं, और आखिर में भारत पर क्लाइमेट चेंज का असर और उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जैसे कई अहम करंट अफेयर्स इश्यूज पर बात की। हमने देखा कि ये घटनाएं कैसे एग्जाम के लिहाज से ज़रूरी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और एनालिसिस पॉइंट्स को सामने लाती हैं। हाँ, और इन सभी अलग अलग दिखने वाली चर्चाओं को अगर हम एक साथ रख कर देखें ना, तो एक गहरा कनेक्शन नजर आता है, जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। हमने इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशन, रिसोर्स डिपेंडेंसी, REs, सोशल शिफ्ट, महिला वोटर, जियोपॉलिटिकल टेंशन, भारत भूटान और क्लाइमेट वेल्नरेबिलिटी, आपदा रिपोर्ट की बात की। अब जरा सोचिए, एक तरफ क्लाइमेट डिजास्टर की कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे रिपोर्ट में 17 बिलियन डॉलर का जिक्र है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि फूड प्राइसेस गिरने से इन्फ्लेशन कम हुई। लेकिन क्या फ्यूचर में बढ़ती क्लाइमेट आपदाएं, जैसे ज्यादा भयानक बाढ़ या सूखा, फूड प्रोडक्शन और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करके फूड इन्फ्लेशन को फिर से नहीं बढ़ा सकती? हाँ, ये मुमकिन है। या फिर डिजास्टर रिकंस्ट्रक्शन पर होने वाला भारी खर्च, क्या वो सरकार के फिस्कल डेफिसिट पर प्रेशर डालकर इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ा सकता? ये क्लाइमेट चेंज का इकोनॉमी और गवर्नमेंट फाइनेंस पर एक तरह का विशिष्ट साइकिल या फीडबैक लूप बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर फ्यूचर पॉलिसीज और एनालिसिस में और गहराई से सोचने की जरूरत होगी। वाकई ये एक सोचने पर मजबूर करने वाला पॉइंट है और दिखाता है कि ये सारे मुद्दे असल में कितने जुड़े हुए हैं। समसामयिक घटनाओं पर नजर रखना और उनका विश्लेषण करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उम्मीद है आज की ये बातचीत एस्पिरेंट्स के लिए फायदेमंद साबित होगी। आज के लिए इतना ही।